बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 9A है और इसमें हम उन ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड है। सो जो प्रीवियस सेक्शन था चैप्टर नंबर 9, उसका जो लास्ट सेक्शन था वो था 171। अब ये उसी की कंटिन्यूटी है, लेकिन ये जो ए आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये न्यू एडिटेड चैप्टर है पाकिस्तान पिनल कोड में। यानी ये जो ओरिजिनल पिनल कोड था ना 1860 का, ये उसका पार्ट नहीं है। ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यू है, यानी न्यू इंसर्टेड है। यहाँ पे ये जो रेफरेंस है इससे आपको पता चलेगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है ये जो चैप्टर है चैप्टर 9A, ये पाकिस्तान पिनल कोड में कब इंसर्ट किया गया है। तो ये जो रेफरेंस है आप इसको देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 9A, इंसर्टेड बाय द इलेक्शन ऑफेंसेस एंड इंक्वायरीज एक्ट 1920। तो ओरिजिनल जो पिनल कोड था वो 1860 में ड्राफ्ट हुआ और ये जो चैप्टर है ये 1920 में जो है पाकिस्तान पिनल कोड में इंसर्ट किया गया है। सो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 9A में जो सेक्शंस है वो 171A से स्टार्ट होता है, 171B, C और ये जो है 171J तक के जो सेक्शंस हैं ये सारी क्या हैं, ये चैप्टर नंबर 9A का पार्ट है। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 सेक्शंस को कवर करेंगे और वो हैं 171A और प्लस 171B। और इन हमने आज के लेक्चर के लिए सिर्फ 2 सेक्शंस को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इस चैप्टर को अगेन हम जो सेक्शंस हैं उनको फर्दर थीम वाइज डिवाइड करते हैं। हम उन सेक्शंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि सेम प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। सो ये जो 2 सेक्शंस हैं ये 171A और 171B, ये जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक चॉइस के बारे में। सो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं। देखें, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो इलेक्शन का बेसिक पर्पज़ है ना, वो ये होता है पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो डेमोक्रेसी है वो कोर्ट से नहीं चलती, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या जिस चीज़ के ऊपर वो बेस करती हैं वो कंसेंट से चलती है। यानी जो इलेक्शन है वो पब्लिक ओपिनियन मेजर करता है और रूलर को लेजिटिमेसी देता है। यानी जो भी रूलर हम चुनते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है, यानी लीगल होते हैं और सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का मौका भी देता है और स्टेट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी प्रोवाइड करता है। अगर ये जो इलेक्शन है ये फ्री ना हो, फेयर ना हो, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है ना वो वीक हो जाती है। यानी जो इलेक्शन है वो क्या है, वो सिर्फ वोटिंग इवेंट नहीं होता कि एक दिन आता है हम सब जाते हैं पोलिंग स्टेशन और वहाँ वोट कास्ट करते हैं, नहीं, बल्कि जो इलेक्शन है वो स्टेट अथॉरिटी ट्रांसफ़र का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म होता है। और जो क्रिमिनल लॉ है, यानी ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 9A है, ये जो सेक्शंस अभी हम पढ़ेंगे इसमें ये क्या है, क्रिमिनल लॉ है ना। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो इस पूरे प्रोसेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर इलेक्टोरल चॉइस जो है वो करप्ट हो जाए तो फिर जो पूरी जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है ना वो क्वेश्चनेबल बन जाती है। सो जो बुनियादी क्वेश्चन है वो बुनियादी क्वेश्चन ये हैं कि जो एक स्टेट होता है उसको जो लेजिटिमेसी होती है वो कहाँ से मिलती है। देखें, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट भी है, ठीक है। सो अगर हम देखें उसको मोनार्की को, तो मोनार्की में जो ब्लड लाइन है ना वो लेजिटिमेसी होती है, यानी बादशाह का बेटा होता है, फिर नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफ़र होती है। और सिमिलरली अगर हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप में देखें, जिन ममालिक में मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे कोर से वो लेजिटिमेसी होती है, वो फोर्स यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी ऐसे स्टेट को देखें जो थियोक्रेटिक स्टेट होता है, तो उसमें जो लेजिटिमेसी होती है वो डिवाइन लेजिटिमेसी क्लेम करते हैं। जबकि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जैसे पाकिस्तान भी उनकी एक एग्जांपल है, तो उसमें जो लेजिटिमेसी है ना, इट कम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। यानी कंसेंट ऑफ द गवर्न मीन्स, यानी गवर्न कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके ऊपर जो
स्टेट रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रूल चलाते हैं, यानी गवर्न मीन्स पब्लिक। सो जो लेजिटिमेसी है इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पब्लिक। सो इसलिए जो इलेक्शन है वो कंसेंट मेजर करने का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। यानी जो इलेक्शन है वो क्या है, वो पॉलिटिकल कंपटीशन भी है, वो पब्लिक परसुएशन भी है, रिप्रेजेंटेशन है, अकाउंटेबिलिटी है और स्टेट लेजिटिमेसी का प्रोसेस है। इसलिए अगर ये जो इलेक्शन है इनको मैनिपुलेट किया जाए, ऑर्डिनरी चीटिंग यानी इनकी जो मैनिपुलेशन अगर इसको मैनिपुलेट किया जाए तो फिर इसको ऑर्डिनरी चीटिंग नहीं कहा जाता। यानी चीटिंग जो है 420 पाकिस्तान पिनल कोड में क्या है, एक सेक्शन है ना चीटिंग का। लेकिन अगर इलेक्शन की जो मैनिपुलेशन है वो ऑर्डिनरी चीटिंग नहीं होती। ये क्या करता है, ये जो पूरा यानी जो क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये पूरे जो गवर्नेंस है ना ये उनको क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है। ठीक है, यानी पूरी जो आवाम है, पूरी जो पब्लिक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें ये जो चैप्टर नंबर 9A है ना ये इसमें जितनी भी सेक्शंस हैं वो इलेक्शंस के हवाले से हैं। सो हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि हमारे पास तो ये एक स्पेशल लॉ भी है इलेक्शन से रेलेवेंट है वो, और वो क्या है, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। यानी पाकिस्तान में 2017 में इलेक्शन का एक पूरा जो एक्ट है वो बनाया गया था। ठीक है, और ये देखें ये पाकिस्तान पिनल कोड में भी इलेक्शन के हवाले से एक चैप्टर जो है मौजूद है। अगर ये चैप्टर हमारे पास मौजूद है तो फिर अलग एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, या अगर एक्ट बन गया है तो क्या आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये जो चैप्टर है ये जो 1920 में इंसर्ट किया गया था, क्या ये अब ज़रूरी है कि ये पीपीसी में रहें या इसको ओमिट होना चाहिए। देखें ये जो चैप्टर है ना ये जो 1920 में हमने देखा कि ये इंसर्ट किया गया है, तो उस वक्त जो मॉडर्न इलेक्शन सिस्टम थे वो लिमिटेड थे। इसलिए जो ये इलेक्शन ऑफेंसेस हैं ये क्या हैं, ये स्मॉल यानी एक स्मॉल क्रिमिनल चैप्टर की फॉर्म में जो है इंसर्ट किए गए हैं। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना उसमें क्या है कि जो यानी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। कम्प्लेक्स किस तरह हो गई है कि देखें उसमें कैंपेन फाइनेंस भी इन्वॉल्व हैं, मीडिया रेगुलेशंस भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी आ गए हैं, और इसी तरह जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसकी डिलिमिटेशंस भी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी हैं, और जो वुमेन की सीट्स हैं वो भी डाली गई है, यानी स्पेसिफिक कोटा उनका डाला गया है। माइनॉरिटीज़ की सीट्स भी डाली गई हैं। सीनेट्स के अलग से इलेक्शंस होते हैं, नेशनल असम्बली के अलग होते हैं, बाई इलेक्शंस अलग होते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अलग से हैं, और सिमिलरली जो पोलिंग का प्रोसीजर होता है वो एक सेपरेट किस्म का होता है। और तो और जो ओवरसीज़ वोटिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको वो एक इदारा बाकायदा से बन गया है, उसकी अपनी एक पावर्स हैं। इसी तरह जो रिकाउंट का प्रोसीजर्स होता है, यानी वोटों को की गिनती की जाती है या जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की जाती है, तो ये सब जो है ना देखें अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में आ गई हैं इलेक्शंस के हवाले से, वो अब पीपीसी में तो इंक्लूड नहीं हो सकती ना। पीपीसी में क्यों इंक्लूड नहीं हो सकती कि देखिए अगर हम हर नई चीज़ को पीपीसी में डालेंगे तो फिर ये ऑलरेडी इसमें 511 सेक्शंस है। तो और अगर हम हर नई चीज़ जो है इसमें डालेंगे तो फिर ये दिन ब दिन जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर इसको कवर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इस वजह से जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है कि एक स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो है वो बनाती हैं। सो इसलिए स्पेशलाइज्ड इलेक्शन लेजिस्लेशन जो होती है वो लेजिस्लेशन जो थी वो ज़रूरी हुई, और पाकिस्तान ने जो है अपना एक नया जो एक्ट है इलेक्शन का 2017 में वो बनाया। यानी जो पीपीसी है ये क्रिमिनल लॉ है, वो क्या करता है, पीपीसी का कंसर्न है कि कंडक्ट जो है वो क्रिमिनल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइबरी है या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है इलेक्शन के प्रोसेस में, या पर्सोनेशन है यानी कोई कर रहा है पर्सोनेशन, या कोई फॉल्स स्टेटमेंट है इलेक्शंस की जितनी भी ऑफेंसेस हैं उनसे उस प्रोसेस में। और पीपीसी जो है वो क्या करता है, यानी
ऑफेंस को डिफाइन करता है, मेंजरिया डिफाइन करता है और पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। बस इतना काम पीपीसी का है। जबकि ये जो इलेक्शन एक्ट है या ये जो स्पेशल लॉ है, ये क्या करता है, ये पूरा जो इलेक्टोरल इकोसिस्टम है ना, उसको रेगुलेट करता है। यानी ये हमें ये बताता है कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे होंगे। देखिए, बीबीसी हमें ये नहीं बताता कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, ये हमें इलेक्शन एक्ट बताता है। और जो नया इदारा आया है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो उसकी पावर क्या होंगी, वो काम कैसे करेगा, कैंडिडेट जो हैं यानी कौन क्वालिफाइड हैं, कौन डिसक्वालिफाइड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में भी हमें यही एक्ट बताता है। और इसके अलावा जो एक्सपेंस की लिमिट हैं वो भी हमें ये बताता है। रिकाउंट के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अगर कोई कंप्लेन है आपका तो वो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो भी हमें ये बताता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रेगुलेशंस हैं, ये सब क्या है, ये हमें इलेक्शन एक्ट जो बताता है। यानी इलेक्शन एक्ट ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, इलेक्शंस का। यानी सादा ज़बान में जो पीपीसी है वो ये बताता है कि जो इलेक्शंस हैं, डोंट करप्ट इलेक्शन, ठीक है। जबकि जो स्पेशल लॉ है इलेक्शन एक्ट 2017 है, वो क्या बताता है कि जो इलेक्शंस हैं वो एक्चुअली फंक्शन कैसे करेंगे। देखें, जो पीपीसी है ना, वो एक जनरल क्रिमिनल कोड है, ठीक है। जबकि जो इलेक्शन एक्ट है वो क्या है, वो स्पेशल इलेक्टोरल लेजिस्लेशन है। जब भी यानी ये एक क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना। सो एक बात याद रखें कि जब भी स्पेशलाइज्ड फील्ड अगर कम्प्लेक्स हो जाए ना, तो फिर स्टेट्स क्या करती हैं कि डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करती हैं, प्रोसीजर, रेगुलेशंस और एनफोर्समेंट जो सिस्टम है वो क्रिएट करती हैं। देखें, अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है या जो इलेक्शन सिस्टम है, उसमें देखें सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी आ गए हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी आ गई है, ठीक है। टेलीवाइज कंपेन जो है वो भी आ गई है। और जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, ये 1860 या 1920 में तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी ना। तो यानी जो मॉडर्न डे इलेक्शंस है वो क्या हैं, वो यानी कम्प्लेक्स हो गए हैं। और लॉ जो हैं वो इसी वजह से बनाए जाते हैं सोसाइटीज़ के लिए कि अ, वो क्या करें, वो रेगुलेट करें लोगों को, ठीक है। चाहे वो लोगों का कोई भी स्पेसिफिक जो है वो इशू हो, उसको रेगुलेट करें, ठीक है। और इस वजह से कि देखें, जो लॉ होती है ना वो अमेंड होती हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वो किसके लिए बनाई जाती हैं, वो ह्यूमन के लिए बनाई जाती हैं। और हमारी ह्यूमन नेचर ये है कि हम हर दिन के साथ जो है हम बदलते हैं, हमारी ज़रूरियात बदलती हैं, हमारी सोच बदलती हैं, हमारे वक्त के तकाजे बदलते हैं। तो जो भी यानी वक्त के साथ सब चीज़ें तब्दील होती हैं, तो फिर उसी तरह जो लॉ है वो उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो नए-नए लॉज़ हैं वो भी आते हैं, जो पुराने लॉज़ हैं वो अमेंड होते हैं और कुछ जो है वो ओमिट भी होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सर्कल है ना लॉ का, ये सोसाइटी में चलता रहता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो नए-नए जो स्पेशल लॉज़ हैं, लोकल लॉज़ हैं, वो भी क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बन रहे होते हैं। देखिए, अगर सिर्फ पीपीसी होता तो सिस्टम इनकम्प्लीट होता। और अगर पीपीसी का ये चैप्टर ना होता और सिर्फ इलेक्शन एक्ट होता, तो क्रिमिनल कंडेमनेशन जो है वो भी वीक हो सकती थी। सो ये जो दोनों है ना, यानी ये पीपीसी जो क्रिमिनल लॉ है प्लस ये जो इलेक्शन एक्ट हैं, ये दोनों मिलकर जो गवर्नेंस हैं, रेगुलेशंस हैं, अकाउंटेबिलिटी हैं और जो पनिशमेंट हैं, उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 171 ए को। जो सेक्शन नंबर 171 ए है, ये बात करता है कैंडिडेट्स, इलेक्टोरल राइट्स और उनको डिफाइन करता है। सो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो चैप्टर है यानी ये कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट्स की डिफिनीशन से क्यों स्टार्ट होता है। सो इसका जो आंसर है वो ये है कि देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है वो सर्टिनिटी डिमांड करता है और एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी है, और वो ये है कि नो पर्सन शुड बी पनिश्ड अंडर वेग और अनसर्टन लॉ। अगर कैंडिडेट डिफाइन ना हो या इलेक्टोरल राइट्स जो है वो डिफाइन ना हो, यानी तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन जो है वो इलेक्शन ब्राइबरी विक्टिम है। देखें, अब आगे के सेक्शंस में हम ये देखेंगे ना, 171 बी में ब्राइबरी को देखेंगे और फिर इसकी जो सी है उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट हैं या जो इलेक्टोरल राइट्स हैं वो क्या हों,
वो वेग कंसेप्ट ना हो, वो क्लियर हो। सो अगर कैंडिडेट जो है वो डिफाइन नहीं होगा, तो फिर सवाल ये होगा कि जो विक्टिम है ब्राइबरी का वो कौन है, इलेक्शन ब्राइबरी का, क्योंकि हम इस चैप्टर में इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। और कौन जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो केस है वो फाइल कर सकता है, और सिमिलरली कौन जो है वो इलेक्शन ऑफेंसेस कंटेक्स्ट में जो है प्रोटेक्टेड है। सो अगर कैंडिडेट जो है वो डिफाइन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये अनसर्टन हो जाएंगी। इसलिए जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने पहले जो लीगल वो क्या करती हैं कि पहले लीगल बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रॉ करती है। देखें जो लॉ है ना, वो जिस चीज़ को यानी कोई भी चीज़ हो, जैसे इस सेक्शन में कैंडिडेट है, ये इलेक्टोरल राइट्स हैं। सो जिस चीज़ को लॉ जो है वो डिफाइन करे वही लीगली एग्जिस्ट करती है फॉर दैट स्टेट्यूट्स। यानी अब ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो इलेक्टोरल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि सिर्फ इसी चैप्टर के लिए अगर इसमें कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट्स का जिक्र आएगा तो फिर कैंडिडेट का क्या मकसद होगा, मतलब होगा, और इलेक्टोरल राइट्स का क्या मतलब होगा। देखें जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था पाकिस्तान पिनल कोड का, उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा था, जैसे पब्लिक सर्वेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंजरी हैं, पोजीशन है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो कैंडिडेट हैं ये उसको भी डिफाइन करता है। यानी ये ऑर्डिनरी जो डिक्शनरी है ना उसके मीनिंग पर फुली डिपेंड नहीं करते, लेजिस्लेचर जो है वो अपना कंट्रोल्ड मीनिंग जो है वो क्रिएट करती है। सो कैंडिडेट क्यों डिफाइन किया गया है, क्यों यहाँ पे ज़रूरत पेश आई, क्योंकि पूरा इलेक्शन ऑफेंस जो है यानी ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ये कैंडिडेट सेंटर्ड कंडक्ट पर बेस है, ठीक है। जो इलेक्शंस होते हैं कौन कंडक्ट करते हैं, कैंडिडेट ही कंडक्ट करते हैं ना, तो ये कैंडिडेट सेंटर्ड कंडक्ट है के ऊपर बेस करता है। सो जो ब्राइबरी है, ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या आगे के सेक्शंस में ये जो बात कर रही हैं, ये देखें फॉल्स स्टेटमेंट है, या आगे जो है हम इसमें पढ़ेंगे पर्सोनेशंस के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट, इलीगल इलेक्शन एक्सपेंसेस, सब जो है वो तब मीनिंगफुल है जब कैंडिडेट जो है वो लीगली क्या हो, आइडेंटिफाइबल हो, यानी डिफाइंड हो। सो अब हम देखते हैं कि जो 171A है वो कैंडिडेट को डिफाइन करता है। देखते हैं कि कैंडिडेट कौन होता है और लॉ की नज़र में कैंडिडेट कौन है। सो 171A जो है वो ये कहता है कि कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन who has been nominated as a candidate at any election। ओके, अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, यानी सबसे पहले इसको लीगल मीनिंग दिया गया है। यानी ये कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट कौन होता है, जो ऑफिशियली नॉमिनेटेड हो। इसका क्या मतलब है, यानी उसने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो फाइल किए हों। आपको पता है ना कि सबसे पहले जब कोई कैंडिडेट वो खड़ा होता है तो वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाता है, ठीक है। इलेक्शन जो ऑफिसेज होते हैं, लीगल स्क्रूटिनी जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुई होती है, और इलेक्शन अथॉरिटी ने उसको इलेक्शन कंटेस्टेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया होता है। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट का टेक्निकल यानी इलेक्टोरल मीनिंग है वो यानी इलेक्टोरल मीनिंग में आप इसको कैंडिडेट को लेंगे, जो सोशल मीनिंग है उसमें इसको नहीं दिया जा सकता। देखें जो सेक्शन नंबर 171A है ना वो बात करता है नॉमिनेशन की। अब ये हमें कौन बताएगा कि जो नॉमिनेशन है ये कैसे होगी, इसने वो सिर्फ नॉमिनेशन की बात करके, ये हमें बताएगा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का वो बताएगा। सो ये इलेक्शन एक्ट है 2017 का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें इसका जो आर्टिकल सेक्शन नंबर 1 है वो बात करता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इलेक्शन एक्ट 2017। सो ये देखेंगे इलेक्शन एक्ट का सेक्शन नंबर 60 है जो बात करता है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन की। यानी जो इलेक्शन एक्ट है ना वो नॉमिनेशन प्रोसीजर को रेगुलेट करता है, यानी नॉमिनेशन पेपर की बात करता है, ये आप देख सकते हैं। और जो प्रपोजर या सेकेंडर हैं उनकी बात करता है, ये देखें मे प्रपोज आर सेकेंड द नेम, ओके। सो ये प्रपोजर आर सेकेंडर इसकी बात करता है, स्क्रूटिनी की बात करता है, इसके अलावा ऑब्जेक्शंस की बात करता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस की बात करता है, ठीक है। यानी पीपीसी का कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्शन एक्ट जो है वो ऑपरेशनली डिफाइन करता है, यानी जो कैंडिडेट है वो लीगली बनेगा कैसे।
और ये जो सेक्शन नंबर 60 है वो उसका प्रोसेस बताता है कि सबसे पहले इलेक्शन की क्या होगी, नॉमिनेशंस होगी। अब ये जो नॉमिनेशन है ना, ये ज़रूरी क्यों है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि स्टेट को ऑफिशियल की पता हो कि कौन बंदा जो है वो कंटेस्ट कर रहा है, किस कंस्टिट्यूंसी से, यानी किस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहा है, किस सिंबल के ऊपर। आपको पता है ना कि इलेक्शंस में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, और किस लीगल स्टेटस के अंडर जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहा है। इसलिए जो नॉमिनेशंस हैं वो पॉलिटिकल एम्बिशन को लीगल इलेक्टोरल स्टेटस में कन्वर्ट करता है। अब ये कंस्टिट्यूंसीज और जो सिंबल हैं ये दिखते कैसे हैं? सो ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन 2024 की कंस्टिट्यूंसीज है और ये स्टार्ट हो रही है केपी से, ठीक है। अगर कहीं पे केपी होगा, पी के लेकर होगा, तो ये है यानी प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये स्टार्ट होती है कंस्टिट्यूंसीज नंबर 1 से। सो ये आप देख सकते हैं, ये है NA1 यानी नेशनल असेंबली 1, ओके। ये है PK यानी प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा 1। ये चित्राल अपर को जो है नंबर 1 यानी 1 नंबर दिया गया था, और इसमें जो कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये सारे जो हैं ये कैंडिडेट हैं। ये फिर वोट के बाद जो है उन्होंने जितने वोट्स लिए हैं, उनकी पार्टी कौन सी दी, ठीक है। कि ये सारे कैंडिडेट्स हैं सिर्फ कौन से इलाके से, कंस्टिट्यूंसी नंबर 1 से। सो सिमिलरली आप ये देख सकते हैं, ये सवात हैं, सवात 1, सवात 2, सवात 3। अब हो सकता है आपके जहन में ये भी ख्याल आए कि एक ही डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक ही सिटी है सवात, तो उसको मल्टीपल जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें क्यों डिवाइड किया गया है? तो इसको अक्सर ऐसा होता है कि जो इलाके जोग्राफिकली या जो पॉपुलेटेड होते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनको मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज में जो है मज़ीद डिवाइड किया जाता है। सो ये जहाँ जहाँ आपको पी के नज़र आएगा वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसके साथ साथ उसका जो नंबर है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो नेशनल असम्बली की जो कंस्टिट्यूंसीज है वो आपको अलग नज़र आती है, वो है NA1 चित्राल की। और PK यानी प्रोविंशियल असम्बली की जो सीट्स हैं उसके लिए इसको 2 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। और सिमिलरली जो नेशनल असम्बली का जो सवात हैं उसको नेशनल असम्बली 2 की सीट दी गई हैं, 3 की दी गई हैं और 4 की दी गई हैं। लेकिन जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सवात 1 को मज़ीद 3 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, यानी PK5, PK4, PK3। और सवात 2 को PK6, 7 में, और सिमिलरली सवात 3 को 8, 9, 10 में। और ये नेशनल असम्बली की 4th नंबर की कंस्टिट्यूंसीज है। तो ये जहाँ जहाँ आपको PK नज़र आएगा ये सारा KP है, ठीक है। ये देखिए पेशावर, नौशहरा, ये NA38 करट, उसको फिर मज़ीद जो है प्रोविंशियल लेवल पे यानी नेशनल लेवल के लिए उसको एक कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। जबकि जो प्रोविंशियल लेवल की जो सीट्स होती हैं उसके लिए आप देख सकते हैं इसको PK97 और PK98 में जो है डिवाइड किया गया है। और अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये आपको नज़र आता है कि वहाँ पे ये जो सारे ये जो नाम है ये कौन है, ये सारे वहाँ के कैंडिडेट्स हैं। और इसी तरह ये जहाँ जहाँ पे ओके यहाँ से अब स्टार्ट होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो NA50 है, ये क्या है, ये अटक है, अटक 2, ओके। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है PP, ये क्या है, प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है। अटक जो है वो नेशनल असम्बली की 50 कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन वो जो प्रोविंशियल लेवल पे उसको 3 कंस्टिट्यूंसीज में सिर्फ अटक नंबर 2 को जो है 3 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, और 49 जो है वो अटक नंबर 1 है। सो ये जहाँ जहाँ आपको PP नज़र आ रहा है वो पंजाब है। और उसके अलावा जो है जहाँ पे अब तो आपको अगर सिंध स्टार्ट होता है तो वहाँ पे PS लेगा और लिखा होगा, यानी प्रोविंस ऑफ सिंध। उसको हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PS शिकरपुर, PS, ओके, लड़काना। और फिर बलूचिस्तान के लिए ये आपको नज़र आएगा PB, ये आप देख सकते हो, ये मुल्तान, चावी, क्वेटा एटसेट्रा पिशीन, ओके। सो ये क्या है, ये इसी तरह जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनको डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो टोटल नेशनल असम्बली की सीट्स थी वो टोटल कितनी की 2024 में उसको कितनी सीट्स में कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया था, 266
कंस्टिट्यूंसीज में जो है उसको डिवाइड किया गया था नेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल असम्बली के ऊपर, ठीक है। अब ये सिंबल की भी हमने बात की जिसको हम उर्दू में कहते हैं इंतखाबी निशान। ओके, ये अब यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन सिंबल, ठीक है। ये सिर्फ उसका, ये आप सिर्फ समझाने के लिए हैं कि सिंबल किस तरह होते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरोप्लेन है, ये पी, ये एरो के निशान हैं, ये बेट हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये रीच है। और ये देखिए हर पार्टी का जो सिंबल होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको अपनी फेवरेट जो पार्टी है उसका सिंबल जो है आप इसमें वो ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ये शेर हैं, ये पीएम मून है जो अभी की करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये उनका सिंबल है। सो आगे ये कहता है कि एंड इंक्लूड्स, ओके, अब ये जो इंक्लूड्स है ना, ये क्या है, ये डिफिनीशन पे एक्सपेंड करता है। समटाइम्स ऐसा होता है, ये देखें, ये लिखा हुआ है मीन्स, यहाँ पे मीन्स है, यहाँ पे इंक्लूड है। जो मीन्स है ना, मीन्स जनरली रिस्ट्रिक्टिव होता है, और जबकि जो इंक्लूड्स होता है वो डिफिनीशन पे एक्सपेंड करता है। यानी लेजिस्लेचर जो है वो ये कह रही है कि जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ फॉर्मली नॉमिनेटेड पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किस तक महदूद, अगर वो महदूद सिर्फ नॉमिनेटेड पर्सन तक नहीं है तो फिर उसमें कौन शामिल है। सो ये बता रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्शन इज इन कंटेम्पलेशन, यानी इलेक्शन जो है वो जब कंटेम्पलेशन का मतलब है कि इलेक्शन जब रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेड हो, यानी फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है ना वो इनफ है। यानी हम सबको पता चल जाता है ना जब इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं, जो एक सियासी माहौल बना हुआ होता है हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में, एरियाज़ में, तो हम सबको जो है पता हो चल जाता है। सो इसी वजह से कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड, जो रियलिस्टिकली यानी जो इलेक्शन की डेट है या सब कुछ है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, वो भी इनफ है। और ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हमें कैसे पता चलेगा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व होने वाली है और मीडिया जो है वो इलेक्शन की बातें कर रहा है, या जो पार्टीज़ हैं वो कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है, और सिमिलरली जो कंस्टिट्यूंसीज़ की मीटिंग चल रही है, कंस्टिट्यूंसीज़ की भी पहले मीटिंग चल रही होती है ना, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है इलेक्शन एक्ट में, ठीक है। फिर उसको, क्योंकि हर साल जो है हर एरिया को डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो बैनर्स हैं वो लग जाते हैं, तो ये सारा किस चीज़ को शो करता है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को शो करता है। जो इलेक्शन है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल इलेक्शंस है वो क्या है, वो इन कंटेम्पलेशन है। होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट देयर एट, यानी इसका क्या मतलब है कि जो कैंडिडेट है ना, यहाँ पे ये जो बता रहा है, जो पर्सन है, ये जो पर्सन है मीन्स अ पर्सन, ठीक है। कैंडिडेट कौन होता है, पर्सन होता है। अब ये जो पर्सन है अगर वो खुद को पब्लिकली प्रेजेंट करे एज अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, कि यानी मैं जो है इलेक्शंस में खड़ा होने वाला हूँ, ठीक है, फ्यूचर में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी अगर कोई सिर्फ ये कहे कि मैं शायद इलेक्शन लड़ूँ, तो ये इस सेंटेंस की वजह से कोई जो है कैंडिडेट नहीं बनता। जो पब्लिक कंडक्ट है ना वो मैटर करता है, किसके लिए, यानी जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसके लिए। और वो किस तरह हमें पता चलेगा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, यानी होल्ड हिमसेल्फ आउट जो है उसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ये क्या करेगा, ये जो है स्पीच करेगा। ये अगर पोस्टर लगाए, अपने नाम की तस्वीर उसमें मेंशन होती है, इंतखाबी निशान होता है, लोग दीवारों पे चिपकाते हैं, बांटते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ दे, कंपेन जो है ऑफिस खोलें, या लोगों से जाकर मिले और उनसे वोट मांगे, रैलीज करे, या सोशल मीडिया के ज़रिए से कोई वो ब्रांडिंग करे, ठीक है। और या इस तरह कहे कि मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना नारे लगाते हैं, अगर वो इस तरह का नारा लगाएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर एमएनए, तो फिर ये कंडक्ट ये जो पूरा कंडक्ट है ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि वो खुद को कैंडिडेट पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। सो अभी कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक प्रोविज़ो है, और वो क्या है कि ही इज़ सब्सिक्वेंटली, यानी ये जो पर्सन है वो सब्सिक्वेंटली नॉमिनेटेड हो एज अ कैंडिडेट एट सच इलेक्शंस। अब यहाँ भी बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे ये जो है ना एक सेफगार्ड क्लॉज है, ये जो लास्ट क्लॉज है,
ये देखें हर पॉलिटिकली जो एक्टिव पर्सन है वो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट नहीं बन जाता। जो कैंडिडेट है उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो क्या हो, वो सब्सीक्वेंटली ऑफिशियली नॉमिनेटेड हो, ठीक है। अगर वो सब्सीक्वेंटली नॉमिनेटेड है तो फिर जो है यानी प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट के तौर पर वो उसका जो कंडक्ट है वो भी शो करता है, ठीक है। तो फिर जो है वो क्या होगा, कैंडिडेट कहलाया जाएगा, माना जाएगा। अब ये जो प्रोटेक्शन क्लॉज है ये क्यों ज़रूरी है, ये जो सेफ गार्ड क्लॉज है ये इस वजह से ज़रूरी है कि देखिए अदरवाइज़ ये जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं या फिर सपोर्टर्स होते हैं, वो भी कैंडिडेट की कैटेगरी में आ सकते थे। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि लॉ जो है वो अनसर्टन और अनफेयर हो जाता। देखें ये जो कैंडिडेट होता है ना, ये जो डेमोक्रेसी है उसका ऑपरेशनल एक्टर होता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस हैं ये हमें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 है वो भी अलाउ करता है, यानी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आप देख सकते हैं, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और ये है उसका आर्टिकल 17। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की। 17(1) जो है वो कहता है कि एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, जो 17(2) है वो बात करता है कि एवरी सिटीजन्स नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो लोग सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं उनको वो नहीं, वो एक्सेप्शन है, शेल हैव द राइट टू फॉर्म आर बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि यानी हम सब का ये हक है कि हम अगर चाहें तो हम पॉलिटिकल बॉडीज़ बना भी सकते हैं और अगर हम चाहें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी बन सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल राइट है यानी कैंडिडेट होना है, अगर आप किसी पार्टी के मेंबर बनते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप उसी कैंडिडेट हैं। सो ये जो राइट है ये हमें कौन देता है, आर्टिकल 17 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस। और जो इलेक्शन लॉज हैं वो क्या करते हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं, क्या यानी जो पार्टिसिपेशन है वो लीगली स्ट्रक्चर कैसे होगी। सिमिलरली इसका जो लिंक है वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 218 है, जो 218 है वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसको इस्टेब्लिश करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस ओहदे को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो 2183 है, ये सब क्लास 3 है, ये आप देख सकते हैं, ये कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी, जो इलेक्शन है वो क्या हो, वो कंडक्ट ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली करवाना ज़रूरी है और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उनके अगेंस्ट क्या है, इन सेफगार्ड प्रोवाइड करने जो है ज़रूरी है। अब देखें अगर हम इसको अपने जो 171A है, ये जो हमें A1 जो है जो कैंडिडेट की डिफ़ाइन करता है, अगर उसके साथ हम कनेक्ट करें तो जो कैंडिडेट की डिफिनीशंस बताता है वो इस तरह है। लेकिन 218 का कैंडिडेट की डिफिनीशन तो नहीं है, लेकिन जो 2183 है वो किस चीज़ की बात करता है, ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली की बात करता है, ठीक है। सो जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कंडक्ट तभी कर सकता है जब लीगली डिटर्मिन हो कि जो कैंडिडेट है वो कौन है और कंटेस्टिंग स्टेटस जो है वो कब स्टार्ट होता है, या जो इलेक्टोरल राइट है वो किस स्टेज से एक्टिवेट होते हैं। यानी जो सेक्शन नंबर 171A1 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो इनडायरेक्टली जो ये 218 का जो सब क्लास 3 है उसके जो फेयर इलेक्शन फ्रेमवर्क है ना, उसको ऑपरेशनल सर्टिनिटी प्रोवाइड करती है। और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये पूरा जो एक चैप्टर है ये इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में है। ये इलेक्टोरल लॉज के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है आगे आपको जो बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप के बारे में बता रहे हैं। और सिमिलरली ये बात करते हैं बाई इलेक्शंस की, ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन सब के बारे में जो है ये बात करते हैं, ठीक है। ये देखें जो 22 है ये इलेक्टोरल लॉज की बात करता है, यानी ये बात कर रहे हैं जो 22A है, द वोकेशन ऑफ सीट्स इन द नेशनल असम्बली, और वो हमने जो है उसमें देख ली किस तरह कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं। ये बी द डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज को हमने देख लिया कि वो किस तरह जो है वो डिवाइड की जाती हैं और किस तरह ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो भी तैयार किए जाएंगे। सो या ये सारा जो चैप्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक फंडामेंटल यानी एक फंडामेंटल चैप्टर है इलेक्शंस के जो लॉज हैं या कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है उसके हवाले से।
और सिमिलरली ये जो आर्टिकल 106 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है प्रिवेंशन रिप्रेजेंटेशन की, जो हमने कंस्टिट्यूएंसीज़ में देख लिया कि किस तरह जो प्रिवेंशन डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जो प्रोविंस होता है, उनको यानी वो किस तरह कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती हैं, वो इन सीटों की बुनियाद पर, और कितनी जो सीटें हैं वो हर प्रोविंस को दी जाती हैं। ठीक है, तो इन सीटों की बुनियाद पर क्या होता है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इन सीटें होता है, उनको इन सीटों की बुनियाद पर कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है सीट्स में। और सिमिलरली जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये नेशनल असम्बली के बारे में बात करता है। ठीक है, सो नेशनल असम्बली क्या है, यानी रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ वो जो लोग जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को शो करता है ना। ठीक है, इलेक्शंस के जरिए से लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। और फिर यहाँ पे आपको ये नेशनल असम्बली की सीट्स हैं आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, यानी पूरे मुल्क से कि टोटल कितनी सीट्स हैं, वुमेंस की कितनी हैं, माइनॉरिटीज़ की कितनी हैं, और हर एक प्रोविंस की कितनी हैं। और जो सेक्शन आर्टिकल 106 हमने देखा, उसमें जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशंस थी वो क्या थी, वो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो ये सारा देखें, पीपीसी में हमने सिर्फ एक चीज़ को पढ़ा, एक जो नया चैप्टर हमने खोला है, वो उन ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं जो कि इलेक्शंस से रिलेटेड है। अब जो इलेक्शंस हैं वो क्या हैं, वो एक यानी डेमोक्रेसी का बैक बोन है। ठीक है, इलेक्शंस होंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो चलेगी, सिस्टम जो है वो रन करेगा। अब उसके लिए जो कहीं कैंडिडेट्स हैं या जो इलेक्टोरल राइट्स हैं, वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, सो इसको हमने देखा कि किस तरह यानी ये जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, किस तरह ये जो पूरा सिस्टम है वो कैसे जो है वो काम करता है। सो आपने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरह एक डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का या प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशंस का प्रोवाइड करता है, और किस तरह वो फेयर इलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करता है। और सिमिलरली इसका जो लिंक था, हमने जो ये पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट है 2017 इनका, उसका जो आर्टिकल सेक्शन नंबर जो 60 है, उसके साथ भी हमने देखा कि वो बात करता है नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शंस की, यानी कैंडिडेट्स की बात करता है। और सिमिलरली इसका जो लिंक है वो जो सेक्शन नंबर 262 है इलेक्शन एक्ट का, उसके साथ भी है। यानी ये जो सेक्शन है ये बात करता है, डिफ़ाइन करता है कि कैंडिडेट जो है वो क्या करेगा, लीगली कैसे इमर्ज कैसे करता है, और जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो कैसे होगा, या एक्सेप्टेंस जो है, या जो कैंडिडेट की रिजेक्शन है, ठीक है, उनके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ये सारा कैसे होगा। ठीक है, यानी जो पीपीसी है वो एब्स्ट्रैक्ट क्रिमिनल डिफिनेशन देता है किसकी, कैंडिडेट की। और जो इलेक्शन एक्ट है वो ऑपरेशनल मशीनरी प्रोवाइड करता है। सो अब हम देखेंगे जो 171 है उसको, वो बात करता है इलेक्टोरल राइट के बारे में। सो ये कहता है कि इलेक्टोरल राइट मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड एज or to withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election। देखिए, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है ना वो एक प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करता है, और वो ये है कि जो पॉलिटिकल चॉइस है वो तभी मीनिंगफुल है जब वो वॉलेंट्री हो। इसलिए इस क्लॉज में जो सब सेक्शन 171A(b) है, उसमें जो लॉ है वो सिर्फ वोट देने का राइट नहीं, ये कह रहे हैं ना कि पर्सन डिस्टेंड, वोट देने का राइट नहीं डिफाइन नहीं करता, बल्कि लॉ जो है वो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसका पूरा स्पेक्ट्रम जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब बात ये है, यानी सवाल ये है कि जो इलेक्टोरल राइट है उसको डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमने पहले ही देखा कहा कि जो इलेक्शन ऑफेंसेस है ना, ये जो पूरे चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेशन रिलेटिंग टू इलेक्शंस, जो इलेक्शन ऑफेंसेस हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे, जैसे ब्राइबरी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है आगे के सेक्शंस में, या जो कोवर्जन है, पर्सोनेशन है, इंटिमिडेशन है, ये सारे ऑफेंसेस हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये किसके ऊपर, यानी किस चीज़ के ऊपर अटैक हैं, तो उसका जवाब क्या है कि ये इलेक्टोरल राइट के ऊपर अटैक हैं।
अगर लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टोरल राइट डिफाइन ही ना करे तो जो इंटरफेरेंस है वो क्या है, ओवरजन किस लिबर्टी को अफेक्ट करती है, या जो ग्राइबी है वो किस फ्रीडम को करप्ट करती है, तो फिर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे अनक्लियर हो जाके। यानी जो सेक्शन नंबर 171A है, पहले वो प्रोटेक्ट क्या करता है, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, फिर बाद में उस पर अटैक अगर उस पर होगा तो फिर उसको क्या करेगा, उसको क्रिमिनलाइज करेगा। सो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल राइट्स मीन्स, हमने क्या कहा था यहाँ पे कि जो मीन्स होता है ना वो क्या होता है, वो कन्फाइंड होता है क्या, जबकि जो इंक्लूड्स होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, डिफिनीशन पे एक्सपेंड करता है। सो यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्टोरल राइट्स मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन। ये यानी ये क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक पेस शो करता है, जैसे लॉ जो है वो स्टेट, पार्टी या जो बिरादरी या जो फ्यूडल एलिट्स होते हैं उन सबको सेंटर नहीं बना रहा। ठीक है, लॉ क्या कर रहा है, किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, द राइट ऑफ अ पर्सन्स की, ये इंडिविजुअल सिटीजन्स को सेंटर बना रहा है। किसी भी ताकतवर उसको जो है एक्टर को जो है पार्टी नहीं बना रहा, सेंटर नहीं बना रहा। यानी जो डेमोक्रेसी है वो थ्योरेटिकली जो इंडिविजुअल है ना, और यानी इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकल अटानमी के ऊपर जो है बेस्ड है जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, सो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी उसमें जो अक्सर वोटिंग होती थी वो ट्राइब्स को ली जाती थी, कास्ट को, प्लेइंग को, बिरादरी या लैंडलॉर्ड्स, या अगर कोई रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती थी तो वो लोग जो थे वो उनको कंट्रोल करते थे वोटिंग सिस्टम को। जबकि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो ये कहती है कि जो वोट है ना वो क्या है, जो वोट है वो कलेक्टिव प्रेशर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल जजमेंट होना चाहिए। लॉ तो हाँ कुछ और कहता है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में हकीकत में देखें तो अभी भी जो वोट्स हैं वो ट्राइब्स, कास्ट या बिरादरी के नाम के ऊपर ही दिए जाते हैं। लेकिन लॉ तो हमें कुछ और कह रहा है ना, लॉ तो हमें राइट दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है राइट ऑफ अ पर्सन की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, स्टैंड का क्या मतलब है, यानी ये कैंडिडेट बनने का जो राइट है। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक ऑफिस है वो कैंडिडेटली प्रिविलेज नहीं होता, जिस तरह मोनार्कीज में होता है कि बाप का बेटा होता है फिर उसका नस्ल दर नस्ल चढ़ती है, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होता है ना वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन सीख कर सकते हैं और पब्लिक अथॉरिटी क्लेम कर सकता है। और इसको हमने कहाँ पर देखा कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 है, उसमें हमने इसको देखा। सो यहाँ पे बात हो रही है टू स्टैंड की और नॉट टू स्टैंड की। देखें, हम ये तो कहते हैं कि भाई इलेक्शन के लिए खड़े होना या वोट डालना मेरा हक है, लेकिन अगर कोई खड़ा नहीं भी होना चाहता इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन अगर कंटेस्ट नहीं भी करना चाहता तो वो भी प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल चॉइस है। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो फोर्स पार्टिसिपेशन सिस्टम नहीं है, वो वॉलंटियर सिस्टम है, पार्टिसिपेशन सिस्टम है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलिट्री प्रेशर या फ्यूडल कोवर्जन हो या एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट हो किसी को फोर्स करे इलेक्शन करने के लिए, तो जो पॉलिटिकल लिबर्टी है ना वो क्या हो सकती है, वो वायलेट हो सकती है। इसलिए जो इलेक्टोरल राइट है उसका मतलब ये भी है कि अगर आप इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहें या ना करना चाहें, यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एवरीवन पार्टिसिपेट्स नहीं है बल्कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। आगे बता रहे हैं कि और ही विदड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट। ओके, इसको मतलब ये है कि जो लॉ है ना वो ये रिकग्नाइज करती हैं कि जो विदड्रॉल है वो भी इलेक्टोरल जो फ्रीडम है उसका पार्ट है। देखें, ये जो कैंडिडेट हैं जो 171A में हमने कैंडिडेट को देखा, कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं वो अगर किसी फियर में है या किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या नेगोशिएशंस की वजह से या किसी और इशू की वजह से अगर वो विदड्रॉ होना चाहता है ना तो वो विदड्रॉ कर सकता है और ये उसका इलेक्टोरल राइट है। सो आगे ये बता रहा है
कि और टू वोट और रिफ्रेम, यानी और टू वोट ये किस चीज़ की बात हो रही है, यानी सिर्फ जो पेपर मार्क है ना, जिस तरह हम वोट डालते हैं जाके सिर्फ पेपर पे मार्क लगाते हैं, वो नहीं है, बल्कि जो वोट है उसका मतलब क्या है, कंसेंट है, लेजिटिमेसी है, रिप्रेजेंटेशन है, यानी वोट एक ब्रॉड टर्म है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आती है, सोवरेनिटी भी आती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये वोट में क्या हैं, ये शामिल हैं। सो आगे कहते हैं कि और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शंस। ओके, ये यानी यहाँ पे लॉ ये कह रहे हैं कि एब्सटेंशन भी प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल चॉइस है, यानी अगर सिटीजन जो है वो प्रोटेस्ट, न्यूट्रलिटी या बायकॉट प्रेफरेंस अगर उनका हो, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों की वजह से अगर वो वोट ना देना चूज़ करते हैं, यानी रिफ्रेन रहते हैं वोटिंग से, और रिफ्रेन रहना मीन्स अगर वो वोट नहीं डालना चाहते, तो भी ये भी क्या है, ये भी इलेक्टोरल राइट है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 171B, ये क्या करता है, ये ब्राइबरी को क्रिमिनलाइज करता है। सो इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है कि हु एवर गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन, यानी हे हु एवर जो है ये इंटेंशनली ब्रॉड रखा गया है, यानी यहाँ पे कैंडिडेट भी आ सकता है, पॉलिटिकल वर्कर भी आ सकता है, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, कोई इंटरमीडिएट अगर हैं या बिरादरी का कोई लीडर है, तो ये सब उसमें आ सकते हैं। यानी जो इलेक्शन करप्शन है वो ऑफन जो इनडायरेक्ट तरीका है ना उसके ज़रिए से होती है, इसलिए जो लॉ है वो नैरो कैटेगरी जो है वो यूज़ नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, वाइड रखता है। सो ग्रेटिफिकेशन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ने डिटेल के साथ हमने इस वर्ड को जो है देखा था, यानी ग्रेटिफिकेशन जो है वो सिर्फ कैश नहीं है, इसमें जो इलेक्शन ब्राइबरी है ना वो सिर्फ हिस्टोरिकली यानी इवॉल्व होती रहती है, चाहे वो सिंपल ब्राइबरी हो चाहे वो इलेक्शन ब्राइबरी हो। तो इसमें जो है मनी, फूड, अल्कोहल, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट या कोई लग्जरी ट्रीटमेंट है या कोई पर्सनल फेवर है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ग्रेटिफिकेशंस के अंदर जो है आती हैं, ठीक है, यानी ये एक ब्रॉड टर्म है। सो कहते हैं कि हु एवर गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन, यानी अगर पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो देखें जो वोट होते हैं ना, पोलिंग जिस दिन होती हैं उससे पहले लोगों को बिरयानी खिलाई जाती है या उनको जो तेल का ख़र्चा दिया जाता है यानी फ्यूल का ख़र्चा दिया जाता है, या कुछ लोगों को तो कैश के एनवेलप भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये सारी क्या हैं, ये उसकी ग्रेटिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। या अक्सर जो यूथ होती है ना उसको ये कहा जाता है कि आप लोग कंपेन करो, अगर कोई कैंडिडेट उनको कहता है कि आप कंपेन करो आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मिलेंगी, तो फिर ये क्या है, यानी जो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो इन यानी जो लोग हैं यूथ जो हैं वो क्या करते हैं कि वो ग्रेटिफिकेशन ये मतलब ये समझते हैं कि ये क्या है, कि सिर्फ नोट या कैश की सूरत में नहीं है, कोई भी फेवर इसमें शामिल हो सकता है। सो whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him, यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी मेंस्ट्रिया की बात हो रही है। लॉ एक्सीडेंटल जो है वो गिफ्ट पनिश नहीं करती और इसका यानी क्यों नहीं करती, कहते हैं कि इसका एक पर्पस होना चाहिए, और पर्पस क्या है कि जो इलेक्टोरल बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस करना, यानी ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे इंटेंशन है, ठीक है, यानी पर्पस है और गोल है, क्या। सो जो इलेक्शन में यानी अगर कुछ लोग होते हैं ना अगर वो जेनरासिटी दिखाते हैं यानी वो खुले दिल के होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी ब्राइबरी जो है वो उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ होती है यूजुअली वो नेचुरली क्या होती है कि वो हॉस्पिटलिटी उसमें होती है, कंपेनिंग, परसुएशन, ये सब उसमें कंटेन करती हैं। क्राइम जो है वो सिर्फ तब बनता है जब उसका जो ऑब्जेक्ट हो, जो इंटेंशन हो, यानी उसका जो पर्पस हो वो क्या हो, वो किसी को इंड्यूस करना हो या जो इलेक्टोरल चॉइस है उसको क्या करना हो, उसको मैनिपुलेट करना हो, और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट। यहाँ पे सेक्शन नंबर 171A जो है ऊपर जो हमने देखा वो क्या है, इलेक्टोरल राइट हमने उसमें डिफाइन किया था ना,
तो वो डायरेक्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है। यानी इलेक्टोरल राइट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? इलेक्टोरल राइट्स में हमने देखा कि उसमें वोट देना भी शामिल है, टू स्टैंड, वोट डालना भी शामिल है, या वोट ना डालना भी शामिल है, कैंडिडेट स्टैंड टू स्टैंड यानी कैंडिडेट बनना भी शामिल है, विथड्रॉ करना भी शामिल है। यानी ब्राइबरी सिर्फ वोट बाइंग तक लिमिटेड नहीं है, वो इन सब चीज़ों तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। सो ब्राइबरी क्या चीज़ हो सकती है? यानी अगर आप कोई कैंडिडेट जो है वो खड़ा हो रहे हैं आपके इलाके से, और कोई दूसरे शख्स उसको भी कहता है कि आप जो है विथड्रॉ करो, और उसको क्या देता है, वो ब्राइबरी उसको विथड्रॉल के लिए भी दे सकता है, या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी दे सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, उनको होता है, पता होता है कि इसका वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फिर उसको पुश करते हैं कि आप जो है एज अ कैंडिडेट जो है वो करेंगे हो जाए, ठीक है। या वोट ना देने के लिए भी कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप वोट ना दो, ताकि उनका जो कोई मुखालिफ है उनकी वोट जो है वो क्या हो, वो कम हो, अपोजिशन सपोर्ट अबंडन करने के लिए भी। सो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें आती है, ठीक है। यानी जो इलेक्शन यानी इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पावरफुल लोकल ग्रुप है, अगर आपके एरिया में है, वो क्या करते हैं कि वो इलेक्शन विदड्रॉ, वो लोगों किसी को कहता है ना कि इलेक्शन विदड्रॉ कर लो, आपको फिनेंशियल यानी पैसे आपको मिलेंगे। तो ये क्या, ये इफ़ेक्ट कर सकता है ना इलेक्टोरल राइट टू जो स्टैंड है, ठीक है, इलेक्टोरल राइट टू स्टैंड को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इसको भी प्राइबरी जो है वो समझा जा सकता है। सो आगे क्या कहते हैं, आर ऑफ रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज्ड एनी सच राइट। ये क्या बात हो रही है, ये लॉ जो है वो सिर्फ एडवांस ब्राइबरी पनिश नहीं करता, बल्कि जो पोस्ट इलेक्शन रिवार्ड्स है ना उनको भी पनिश करता है, और वो भी जो है ऑफेंस बन सकते हैं। अदरवाइज जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह देते हैं, अगर लॉ इनको भी पनिश ना करता तो फिर जो है जो यानी रिवार्डिंग एनी पर्सन, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते थे कि हमने पहले कुछ नहीं किया, यानी बाद में अप्रिसिएशन गिफ्ट किया, ठीक है। तो जो कोई लूप होल भी अगर बीच में हो ना, तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है कि वो तमाम जो लूप होल्स है ना उनको बंद कर देते हैं। यानी कुछ लोग जो हैं वो रिवार्ड्स किस तरह देते हैं, यानी रिवार्ड्स हमेशा बाद में दिए जाते हैं, ठीक है। और रिवार्ड्स किस सूरत में देते हैं, यानी इलेक्शन के बाद कैश पेमेंट करते हैं, या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलवाते हैं, किसी को वो तोहफे देते हैं, किसी को जॉब्स वगैरह देते हैं, उन वोटर को देते हैं जिनको और जिन वोटर्स ने उनको सपोर्ट किया होता है। सो ये जो सेक्शन है ना, ये जो रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड है ना, उसको भी ब्राइबरी जो है बना सकता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे बात कर रहा है जो क्लॉज नंबर 2 है, वो कहते हैं कि हु एवर एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन। अगर जो लॉ है, देखें, लॉ जो है ना वो सिर्फ वोटर जो है या जो रिसीवर हैं उस साइड उन दोनों को क्रिमिनलाइज नहीं करता, बल्कि जो डेमोक्रेसी है ना उसमें जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, यानी डेमोक्रेसी सिर्फ रूलर की मोरलिटी पर डिपेंड तो नहीं करती ना, सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। यानी जो सिटीजन्स का जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जो इंडिपेंडेंट उनकी जजमेंट होती है, ठीक है, या पब्लिक एथिक्स होते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है ना। तो वोट को कमोडिटी बनाना जो है वो इलेक्टोरल कल्चर को करप्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये कहते हैं कि फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, यानी यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, पॉलिटिशियंस इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने उसको फेवर किया हो, और वो जो है उसको डायरेक्ट खुद कुछ ना दे, बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर को दे, या कम्युनिटी एल्डर को दे, या उसकी बिरादरी के हेड को दे, ठीक है। लॉ कहती है कि जो इनडायरेक्ट ग्रेटिफिकेशन है ना वो भी क्या है, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। इज अ रिवार्ड के तौर पर अगर वो देती हैं फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन, यानी ये कहते हैं कि चाहे आप वो रिवार्ड उनको दे रहे हो, ठीक है, आपने दे दिया है, या इवन अगर आपने अटेम्प्ट भी कर ली, तो जो अटेम्प्ट है वो भी इनफ हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्टोरल करप्शन है वो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अटेम्प्ट स्टेज पर भी जो है उतनी ही यानी
रिस्कफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं। अगर लॉ जो सिर्फ सक्सेसफुल ब्राइबरी जो है उसको पनिश करें, तो फिर ये जो हिडन मैनिपुलेशंस हैं वो क्या होंगी, वो इजीली एस्केप जो है वो हासिल कर सकती है। तो कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है इस तरह वो क्या करे, वो किसी को इंड्यूस करने के लिए जो है कोई ग्रेटिफिकेशन दे, या उनकी जो इलेक्टोरल राइट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करने के लिए अगर वो कोई ग्रेटिफिकेशन दे, उनको रिवार्ड करे, चाहे वो उनको खुद दे या चाहे वो किसी और के ज़रिए से उनको ग्रेटिफिकेशन दे, तो कहते हैं कि कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। तो ये समझा जाएगा कि उस शख्स ने क्या किया है, ब्राइबरी जो है वो कमिट की है। अब यहाँ पे एक प्रोविज़ो भी है और यानी एक कंडीशन भी है, और वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शिल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये यहाँ पे एक सेफगार्ड जो है, ये प्रोविज़न जो है सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। ये देखें, जो पॉलिटिक्स है ना वो नेचुरली प्रोमिसेस पे चलती हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो वादे करते हैं पब्लिक पॉलिसी की, या प्रोमिसेस करते हैं कि हम क्या कहते हैं, अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम आपके लिए यानी गर्ल स्कूल्स बनाएंगे या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएंगे, इस तरह की। तो ये प्रोमिसेस तो ठीक है। अगर हर जो पॉलिटिकल प्रॉमिस है वो ब्राइबरी बन जाए तो फिर तो डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल हो जाएगी ना। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि जो वो है, अगर कोई जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कोई कैंडिडेट हैं, अगर वो डिक्लेयर करे पब्लिक पॉलिसी के लिए, ये ठीक है, या जो है वो पब्लिक एक्शंस के प्रॉमिस करे, तो वो जो है वो ऑफेंस नहीं होंगे इस सेक्शंस के अंडर। यानी अगर कोई ये कहे कि हम एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, तो फिर ये क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी है या ये प्रॉमिस भी आप इसको कह सकते हो, तो ये लेजिटिमेट है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे वोट दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो फिर ये क्या है, ये इललेजिटिमेट है। यानी दोनों में फ़र्क क्या है कि एक पब्लिक पॉलिसी है और दूसरी क्या है, दूसरी जो प्राइवेट इंड्यूसमेंट है क्या। सो अब इसका जो 171 बी का जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहते हैं कि अ पर्सन हु ऑफर, इन लफ्ज़ों पे गौर करें, एग्रीज टू गिव और ऑफर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शिल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। अब देखें, इस क्लॉज में लॉ जो है वो सिर्फ जो कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन होती हैं उसको पनिश नहीं करती, बल्कि इसमें अगर कोई ऑफ़र है, कोई एग्रीमेंट है, या कोई जो प्रोक्योरमेंट एक अटेम्प्ट है, वो भी क्या है, वो भी क्रिमिनलाइज करता है। क्योंकि जो ये सोफिस्टिकेटेड करप्शन के फॉर्म्स हैं, इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि किस तरह जो सोफिस्टिकेटेड करप्शंस जो हैं वो किन किन फॉर्म्स में जो है वो काम करती है। यानी एक्चुअल ट्रांसफ़र प्रूफ करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और ये इस सेम जो लॉजिक है ना, ये इनकी जो करप्शन लॉस है उनके साथ भी रिलेवेंट है, ठीक है, जिसको हम पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 161 है उसमें भी डिटेल के साथ देख चुके हैं। यानी जो लेजिस्लेचर है ना, जो लॉ है, वो करप्शन के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं वो उसको भी क्रिमिनलाइज करता है। अब देखिए, अब कोई आपको ऑफ़र करे, कोई एग्रीमेंट करे, ठीक है, या कोई अटेम्प्ट करे, ये अर्ली स्टेजेस है ना, अभी जो ब्राइबरी है वो कमिट नहीं हुई, तो अर्ली स्टेजेस जो हैं वो भी लॉ में क्रिमिनलाइज्ड है। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि अ पर्सन हु ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन। अगेन यहाँ पे बात हो रही है, यानी जो रिसीवर साइड का कंप्लीट करेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, वो भी क्रिमिनलाइज होगा। अगर कोई ऑब्टेन करता है, कोई एग्री टू एक्सेप्ट करता है, वो कौन है, वो रिसीवर्स है ना। तो जो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शंस के लिए अगर कोई डिमांड है, एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है, ऑब्टेनिंग है, ये सब जो है क्या माने जाएंगे, ये रिस्क माना जाएगा। और ऑब्टेन टू ऑब्टेन इज अ ग्रेटिफिकेशन शिल बी डीम टू एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन, यानी उस वो पर्सन जो है वो ये समझा जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट की है। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन इज़ अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू। यानी यहाँ पे बात हो रही है जो फेक इलेक्टोरल प्रॉमिसेस हैं उनका जो रिवार्ड है वो भी इसमें जो है इंक्लूड हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक पर्सन है, वो ये कहता है कि मैं पूरी बिरादरी का वोट जो है दिलवा दूँगा, तो पैसे ले लेता है, ठीक है? एक्चुअली इन्फ्लुएंस जो है वो कैपेसिटी ही नहीं है एक्चुअली इन्फ्लुएंस करने की। लॉ ये कहता है कि जो फ्रॉडुलेंट करप्ट हैं, बार्गेनिंग है, वो भी इसमें कवर है, ठीक है? यानी असल में वो वोट नहीं डलवा रहा, लेकिन वो क्या करें, वो अपना सिर्फ जो इन्फ्लुएंस है वो यूज़ कर रहा है। उसका मोटिव जो है वो अपनी बिरादरी का वोट डलवाना नहीं है, इज़ अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डजंट इंटेंड टू डू। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, यानी इंड्यूसमेंट कर रहा है, ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पे बात हो रही है कि और इज़ अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज़ नॉट डन। या इस तरह अगर एक बिरादरी है, उन्होंने किसी को वोट डाला हुआ है और उसका जो बिरादरी का जो बड़ा है वो ये कहता है कि ये तो मेरी वजह से इन सब लोगों ने जो है मेरी बात मानी है और उनकी वजह से मेरी वजह से जो है ये इन सब ने आप तो वोट डाला है। तो कुछ नहीं, वो काम किया ही नहीं है, बस सिर्फ कुछ उसको इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से अगर उसको भी रिवार्ड मिलता है तो तब भी ये समझा जाएगा कि उस शख्स ने क्या किया है, एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन की है। तो कोई भी अगर ऐसा शख्स है जो ये काम करता है, कहते हैं कि शेल बी डीम टू हैव एक्सेप्टेड द ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवार्ड, तो फिर वो क्या समझा जाएगा कि उस शख्स ने ये जो ग्रेटिफिकेशन है उसको एज अ रिवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो कौन सा ऑफेंस बनेगा, वो ये जो 171 बी है ब्राइबरी, तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है ब्राइबरी कमिट की है। सो जो 171 बी है ना, वो डेमोक्रेसी को इस बात से प्रोटेक्ट करती है कि पॉलिटिकल चॉइस जो है वो पैसे की मार्केट ट्रांजैक्शन ना बन जाए। सो अब हम देखते हैं जो ब्राइबरी की जो पनिशमेंट वाली प्रोविज़न है उसको हम देखते हैं। ये ब्राइबरी ये 171 बी के साथ रिलेवेंट है कि जो शख्स ब्राइबरी कमिट करेगा उसकी जो है पनिशमेंट क्या होगी। सो ये कहते हैं कि हु एवर कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है यानी सेक्शन 171 बी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ब्राइबरी कब कमिट होगा, जब 171 बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 171 को वो करता है, ठीक है, और जो 171 ई है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये क्रिमिनल लॉ का एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि एक सेक्शन जो है वो क्राइम को डिफाइन करता है और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या करता है, वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है। सो उसकी जो पनिशमेंट होगी अगर कोई ब्राइब भी कमिट करे यानी अंडर सेक्शन 171 बी, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू, उसकी एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। यानी ये जो जुडिशियल डिस्क्रिशन प्रेज है, क्योंकि मे एक्सटेंड लिखा हुआ है ना, तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफेंस की ग्रेविटी के ऊपर, स्केल, इंटेंशन या इलेक्टोरल इम्पैक्ट या जो एक्यूज को कंडक्ट है, इन सब को देखकर जो है जो कोर्ट है वो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या करती है, चूज़ कर सकती है। और डिस्क्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन ब्राइबरी है वो हर केस में इक्वल नहीं होती, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जो गरीब वोटर्स हैं उनको 500 रुपये जो है वो दिए जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड वोट बाइंग एक नेटवर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर दूसरी साइड पे कोई एक नेटवर्क काम कर रहा है, तो दोनों जो बराबर बनी है ना कि किसी को आपने सिर्फ 500 रुपये में उसका वोट खरीद लिया और दूसरी तरफ पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों की सजा भी बराबर नहीं हो सकती। दोनों टेक्निकली ब्राइबरी हो सकते हैं, लेकिन जो सिविरिटी है वो दोनों की डिफरेंट होगी। इसलिए जो कोर्ट है, कोर्ट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, में एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो उसके कितनी एक्सटेंड करती हैं। ओके, सो यानी ये अच्छा, यहाँ पे जो लिखी हुई है ना विद इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो या तो यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो दे सकता है, यानी कोर्ट सर्कमस्टांसेस देकर डिसाइड करेगी। सो आगे क्या कहते हैं कि फ़ाइन भी रख सकते हैं उसके ऊपर, या जो इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है वो दोनों भी उसके ऊपर लग सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोविज़ो भी दिया गया है, और वो प्रोविज़ो क्या है कि प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शिल बी पनिश विद फाइन ओनली। ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है। इसके क्या मतलब है, यानी इसकी जो रूट्स है ना ये हिस्टोरिकली उससे भी कनेक्टेड है कि देखिए जो ब्रिटिश इलेक्टोरल हिस्ट्री थी ना,
उसमें लोगों को खाए खिलाए जाते थे, ड्रिंक दिए जाते थे या एंटरटेनमेंट वगैरह करवाई जाती थी, ठीक है, देकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना जो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो कॉलोनियल इलेक्टोरल लॉ ने इसको जो है स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया है ब्राइबरी बाय चीटिंग, यानी और इसी वो जो ट्रेडिशन की, क्योंकि हमारा जो लॉ है ये ब्रिटिश की तरफ से हमें उसमें मिला है ना, तो इस वजह से ये जो मॉडर्न पीपीसी है पाकिस्तान पिनल कोड का, यानी स्टिल जो है यानी इसका इन्फ्लुएंस जो है अभी भी है। यानी इस ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, ओके, यहाँ बेसिकली एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ट्रीटिंग का मतलब क्या है। ट्रीटिंग का मतलब है मीन दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी where the gratification consists in food, drink, entertainment और provisions। यानी लॉ ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ कैश में नहीं होती, हॉस्पिटलिटी भी, यानी वोटर की जो साइकोलॉजी है, लॉयलिटी है, ठीक है, वो क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो नेचुरली ऐसी प्रोसिटी फील करते हैं। अगर उनको खाना दिए जाए या उनको अच्छे प्यारे प्यारे मज़े के गिफ्ट दिए जाएं या उनको एंटरटेनमेंट वगैरह की जाए, ठीक है, अगर ये सब उनको मिल जाए तो वो उसका जो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है ना वो क्या करता है, वो ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है। ये अगर इस चीज़ को अगर हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें, अगर हम देखें कि कोई अगर हमें कीमती गिफ्ट देता है या हमें एंटरटेन करवाता है या कोई हमें अच्छा खाना खिलाता है तो हम अच्छे फील करते हैं ना, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस शख्स की तरफ वो क्या हो जाती हैं, यानी हम ऑब्लिगेशंस जो हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएट कर लेता है। सो ये जो पॉलिटिकल साइंस है और बिहेवियर साइकोलॉजी है, क्योंकि अगर हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करें तो हम सब इस सब फिनोमेना को अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, हम देख सकते हैं कि किस तरह जो हमारी साइकोलॉजी है वो काम करती है। सो ये दोनों जो हैं ये इस फिनोमेना को रिकग्नाइज करती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो प्रोविज़न है वो ब्राइबरी बाय हीटिंग जो है कहते हैं कि उसको किस चीज़ से पनिश किया जाएगा, उसको सिर्फ फाइन से पनिश किया जाएगा। और पाकिस्तान में अगर हम ये ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग को देखें कि देखें बिरयानी की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं या जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, चाय के कैंप्स लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो रिलीज़ हैं कंडक्ट करवाई जाती है और उसमें उनको खाना पीना भी दिया जाता है, ठीक है। और जो शादियाँ होती हैं ना उनकी तरह पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, लोग जाते हैं, मज़े करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, खाना पीना करते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती है ये उसको ना इन्फ्लुएंस करती है इंसान की जो इंसान का जो बिहेवियर है, उसका जो उसकी जो साइकी है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर कोई ब्राइबरी जो है वो बाय ट्रीटिंग देता है, ट्रीट के ज़रिए से, तो वो जो है कहते हैं कि वो पनिशेबल तो है लेकिन सिर्फ जो है वो फाइन के ज़रिए से पनिश होगी। देखें ये फिर अगेन है ये पाकिस्तान इलेक्शंस 2617 है, इसमें ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये ऑफेंसेस पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर की बात करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन इस वजह से नहीं लिखा हुआ कि ये जो पूरा एक्ट है ये है ही इलेक्शन एक्ट। तो ये बात कर रहे हैं, ये देखें जो सेक्शन नंबर 167 है ये किसकी बात करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है। ये या आप देख सकते हो ये जो 1 है इज़ गिल्टी ऑफ ब्राइबरी पर्सनेशन यस इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी जो हमने चैप्टर 9A स्टार्ट किया है बीबीसी में, उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और फिर सिमिलरली ये जो आप देख रहे हो जिस सेक्शन नंबर 168 है इलेक्शन एक्ट का, वो बात करता है पर्टिकुलरली अभी जो हमने सेक्शन रीड किया 171B, ठीक है, वो किसके बारे में था, वो ब्राइबरी के बारे में था। तो ये जो है डायरेक्टली जो है ब्राइबरी को के बारे में बात करता है, ठीक है। और अगर इसको आप देखें ना तो ये सेम वही वर्डिंग्स हैं, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। गिव्स ऑफर प्रोमिसेस ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन रिसीव्स एग्रीज टू रिसीव फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग, ये सेम वही उसी टेक्स्ट की उसी सेक्शन की वर्डिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखें एक्सप्लेनेशन में जो ग्रेटिफिकेशन है इन मनी और इस्टीमेबल इन मनी एंड ऑल हार्म्स एंटरटेनमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें शामिल। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि ये जो पूरा जो हम अभी एक पीपीसी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हम पीपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे जो इंटरकनेक्टेड लॉज हैं ना उनको हम देख रहे हैं। ये किस तरह जो एक पर्टिकुलर सेक्शंस होता है वो कैसे अदर लॉज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक होता है, ये कैसे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ, कैसे वो एविडेंस एक्ट के साथ, कैसे जो है अगर कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है उनके साथ जो है कनेक्शन में काम करता है।
सो ये आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 9A है। उसका पार्ट 1 था, ठीक है। और वो किसके बारे में बात करते हैं, वो फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक चॉइस के बारे में बात करता है। और इसमें हमने 3 सेक्शंस को कवर किया। वैसे जनरली तो हमने 2 को कवर किया है, पर जो 171E जो है वो ब्राइबरी की जो पनिशमेंट है उसको बताता है। तो हमने इसमें से 3 सेक्शंस को कवर किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपकी इन वीडियोस की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस हैं तो आप उसको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।